हैदराबाद की पार्टी, इनके एमएलएज बिहार में भी हैं और अब कोशिश कर रहे हैं अपना खाता उत्तर प्रदेश में खोलने के लिए। तो असदुद्दीन जी, धन्यवाद वक्त के लिए। और इस साक्षात्कार की मैं शुरुआत इस प्रश्न से करना चाहूँगा कि आपका उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? क्योंकि आप अपने आप में एक तेलंगाना बेस्ड पार्टी हैं। आपने खाता खोला है बिहार में, आपका महाराष्ट्र के कई इलाकों में प्रदर्शन अच्छा रहा है, पर यूपी क्यों चुना आपने? देखिए, ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं है कि हम यूपी के विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 2017 में भी हमने विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लिया। गो हमको उसमें कामयाबी नहीं मिली, मगर 5 साल के इस मुसलसल सियासी सफर में हमने वहां पर लोकल बॉडी के इलेक्शन में हिस्सा लिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हिस्सा लिया, कामयाबी मिली। और पिछले 2-3 महीने पहले जो जिला परिषद के चुनाव हुए थे, उसमें हमारे 22 कैंडिडेट्स कामयाब हुए। 18, 19 या 20 जगह पर दूसरे मुकाम पर हम लोग आए। तो ये हमारी तैयारी चल रही है। संगठन भी मजबूत है, पहले से बनिस्बत अच्छा है, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि चुनाव में हिस्सा लिया जाए। मकसद एक ही है कि भारत की जमहूरियत को और मजबूत किया जाए, लोगों में इलेक्टोरल प्रोसेस का और कॉन्फिडेंस पैदा हो, और बुनियादी मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप एक सीनियर सहाफी रहे हैं, कि हर समाज का उत्तर प्रदेश में एक सियासी वजूद है, उनकी एक सियासी पहचान है, उनकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उनका एम्पावरमेंट है। अगर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम माइनॉरिटी वहां पर रहते हैं और उनके ना तो कोई लीडरशिप है, ना उनकी कोई हिस्सेदारी दी गई, और इसीलिए उनके जो सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत सबसे ज्यादा खराब है, बल्कि दलितों से भी खराब है। तो यही निचोड़ है, यही कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से कि इन तमाम डिस्क्रिमिनेशन को, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए इस मकसद के तहत हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। असदुद्दीन जी, आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एक समस्या है? भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे तो बाकी सभी पार्टियां मुसलमानों को टिकट देती हैं। नहीं, टिकट देना अलग बात है और उनको पॉलिटिकली उनको एम्पावर करना अलग बात है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि एक मिसाल देता हूं आपको, मेरे सवाल को, मेरे जवाब को समझने के लिए। मौर्य साहब और सैनी साहब और दारा सिंह साहब, इन तीनों ने मंत्री पद पर थे। उसके बावजूद भी जब वो रिजाइन किए बीजेपी से, तो उनका कहना था कि हमारे समाज से इंसाफ नहीं हुआ, अति पिछड़ा से इंसाफ नहीं हुआ, सामाजिक न्याय नहीं हुआ। अब आप खुद सोच लीजिए कि जब ये लोग मंत्री पद पर 4.5 साल एक रूलिंग पार्टी में रहकर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर वो 19% मुसलमान, जिसका हकीकी मानों में किसी तरह से ना कोई अपलिफ्टमेंट हुआ, ना एम्पावरमेंट हुआ। हाँ, आप कहेंगे कि भाई इतने बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, मगर वो मुस्लिम नेता नहीं है, वो किसी समाजवादी पार्टी के या बीएसपी के, कांग्रेस के एक नेता हैं, जिनकी जबानें बंद हैं, जो एम्पावरमेंट की बात नहीं करते। इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मुजफ्फरनगर का जब राइट हुआ, 50,000 मुसलमान बेघर हो गए आजादी के बाद। 69 एमएलए जीत कर आए थे उस असेंबली में, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई, तौफीक नहीं हुई कि उस मुकाम पर चले जाते जहां पर कैंपों में मुसलमान जिंदगी गुजार रहे थे, उनके इंसाफ की बात करते। कई महिलाओं का डॉक्यूमेंटेड रेप हुआ है। एक मशहूर जर्नलिस्ट थे नेहा दीक्षित ने उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया था, और फिर एमनेस्टी ने एक रिपोर्ट भी जारी की। तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप ये, अच्छा एक और बात आप देख लीजिए, आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मुसलमान है? आखिर क्या वजह है कि सिर्फ 4% के करीब ग्रेजुएट होते हैं, 1% पीजी होते हैं? तो इसका ये ताल्लुक राज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों को उनका हिस्सा मिले। हाँ, वोट बैंक के तौर पर, एक एटीएम की मशीन के तौर पर जरूर इस्तेमाल किया जाता है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, बीजेपी को हराना है। यकीनन बीजेपी को हराइए, कौन नहीं कहता कि मत हरे। हम भी चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, योगी मुख्यमंत्री ना बने, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप मुझे हर चीज से महरूम कर दें। तो यही हमारी लड़ाई है। आप क्या कह रहे हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है?
हाँ, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मैं आपको डेटा दूंगा कार्तिकेय साहब। इन पार्टी से कभी आप जब इनसे मुलाकात करेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे, तो पूछिए उनसे आप कि आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में खाली 1.70% मुस्लिम्स के पास 5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में है। आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में 72% मुसलमान 15 साल के जो है वो इलिटरेट हैं। आखिर यानी मैं आपको कई चीजें गिनवा सकता हूं कि आखिर रेमिटेंस यानी हाईएस्ट माइग्रेशन जो उत्तर प्रदेश में होता है वो मुसलमानों का होता है। आखिर फिर रेमिटेंस भी सबसे ज्यादा उन्हीं का आता है। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसका डेटा पुकार पुकार कर कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और डिस्क्रिमिनेशन की जिम्मेदारी किसी हद तक उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर भी याद होती है कि उन्होंने इन नाम निहाद पॉलिटिकल पार्टीज के दिल फरेब बातों का शिकार होकर हमेशा धोखा खाते रहे और नुकसान उठाते रहे। आप आपने इतने सारे जवाब दिए सवालों के, ये बात बार बार आपके जवाब में क्यों निकल के आ रही है कि जो इस देश का आज मुसलमान है, उसका जो आवाम है, वो हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में पॉलिटिकली अनटचेबल हो गया है? ये बात क्यों आ रही है? इसका जवाब साफ है सर। उसका जवाब ये है कि जितनी अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज जो सेकुलर कहती हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सबसे बड़ा हिंदू इस देश का कौन है। वो नरेंद्र मोदी से बड़ा अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं। वो उनसे ज्यादा अपने आप को मंदिर जाने वाला या पूजा पाठ करने वाला कहते हैं। वो उनसे ज्यादा मैसेजिंग करते हैं मेजोरिटेरियन कम्युनिज्म की। तो इसीलिए मुस्लिम एम्पावरमेंट की कोई बात करने से डरते हैं, कतराते हैं। बल्कि हद तो ये हो गई कि मंच पर भी मुसलमानों को आप देखेंगे, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के जब पब्लिक मीटिंग्स हो रही थी, उनको अपने बाजू बिठाने से इनको तकलीफ महसूस हो रही थी, शर्म महसूस हो रही थी। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का काम सिर्फ दरी बिछाना है, और जब चुनाव आता, अंधे और बहरे होकर इन लोगों को वोट डालना जो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो इनका इस्तेसाल कर रहे हैं। और यही सिलसिला चलता रहेगा तो फिर अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, हिस्सेदारी की बात नहीं होगी। और आप देखिए कि जाट 5% है, मुसलमान 19% है, 19% है। मगर अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम वो जाट को बनाएंगे। भाई क्यों नहीं आप मुसलमान का ऐलान करते? ये तो जनता तय करेगी ना कि किसको सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी। मगर जो आपका सवाल है वो बिल्कुल सही सवाल है कि आज ये तमाम सेकुलर पार्टीज जो अपना सेकुलर कहती हैं, हकीकत मान में सेकुलर नहीं है, ये कॉम्पीट कर रही है। मगर मुझे यहाँ पर अरुण जेटली जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी बात याद आती है कि उन्होंने गुजरात विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जब ओरिजिनल मौजूद है तो क्लोन को कोई क्यों पसंद करेगा। तो ये सब ओरिजिनल बनने जा रहे हैं और ओरिजिनल अलग है। देखिए, हमने जो राजनीति सीखी अपने बड़ों से, अपने वालिद के साथ, कि कभी भी आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के स्ट्रांग पॉइंट पर नहीं लड़ते, आप उनके वीकेस्ट पॉइंट पर उनसे मुकाबला करिए। मगर ये लोग तो उल्टा कर रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन जी, एक चीज़ बताइए, आपने बोला हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की बात की, लेकिन आप भी तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी केवल मुसलमानों के लिए है? क्या इसमें और तबकों की जगह नहीं है? हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, क्या इनकी जगह नहीं है? यकीनन है। मैं ये कहाँ कह रहा हूं। अगर आप देखेंगे, अभी हमने जो 2 लिस्ट जारी किए उसमें 17 नाम है। उसमें से हमारे एक ब्राह्मण समाज के भी एक कैंडिडेट है, दूसरे समाज से भी है। तो मैं देखिए, मेरी जो लड़ाई है, एक एक्सक्लूजन की पॉलिसी पे मैं बिलीव नहीं करता हूं। मैं तो इंक्लूसिव चीजों को पॉलिसी को बिलीव करता हूं। मेरा बोलना यह है कि हमारी डेमोक्रेसी एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें सबकी, उर्दू में कहते हैं, शराकतदारी हो। आप बताइए कि अगर बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम एमएलए, एक भी मुस्लिम एमपी लोकसभा में नहीं है, और फिर समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वो सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, और जब चुनाव हो जाते हैं तो ना उनका एम्पावरमेंट होता है, ना उनके बारे में पूछा जाता है। अच्छा, एक और बात आपके सवाल के जवाब में, ताकि आपके देखने वालों को मेरी बात समझ में आ जाए। काशगंज में अल्ताफ मारा गया पुलिस स्टेशन में,
कोई नहीं पहुंचता, पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन में मार दिया। वही गुप्ता साहब का कत्ल होता है गोरखपुर की पुलिस के जुल्म की वजह से, तो अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, 51 लाख का चेक दिया जाता है, नौकरी दी जाती है, उनसे हमदर्दी और कंडेमनेशन किया जाता है। आखिर ये फर्क क्यों है भाई? इंसान की तो जान एक ही होती है ना, मजहब कुछ भी होगा मगर इंसान है। तो मौत में भी आप लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो क्या मैसेज दिया जाता है? लेकिन मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे आज़ादी के बाद इस देश में जो मुस्लिम लीडरशिप थी वो मुसलमानों के पास नहीं थी? चाहे आप राज्य में चले जाइए, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, मैं एक के बाद एक लोगों का नाम ले सकता हूँ, मुसलमानों ने अपने समुदाय से बाहर जाकर लोगों को वोट दिया। आपको क्यों लगता है कि जो इस देश का मुसलमान है वो आपके पीछे एकदम लामबंद हो जाएगा? इस सबसे पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मेरे पीछे खड़े हो जाऊं। मैं हरगिज नहीं कह रहा हूं, ना मेरी इस जिंदगी की एक ख्वाहिश है, और अल्लाह जानता है कि मैं मुसलमानों का नेता बनना नहीं चाह रहा हूं। मेरा बोलना यह है कि जिस किसी का आपने साथ दिया, जिसको आपने प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, एक एक परिवार से दो दो लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, आपको क्या मिला? आपको जेल मिला, आपको फसाद मिला, आपको एनकाउंटर मिला, आपको बेरोजगारी मिली, आपको नाइंसाफी मिली। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को वोट दिया, मुसलमानों ने बहन मायावती को वोट दिया, मुसलमानों ने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी को वोट दिया, तो हमको हाशिमपुरा मिला, मलियाना मिला, और मुरादाबाद में ईदगाह में जो पुलिस की फायरिंग हुई, जो इसका जिक्र कोई नहीं करता, कांग्रेसी ना हिस्टोरियन करते हैं, कि 400 मुसलमानों को ईद के दिन गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर का राइट कौन था मुख्यमंत्री? पार्टीशन के बाद इतने ज्यादा मुसलमान बेघर हो गए, आज तक उनसे इंसाफ नहीं हुआ, 28% जेलों में है। तो ये तो इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, किसी हद तक मुसलमानों को भी अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आपने वोट दिया, इनको नेता बनाया, आखिर ये क्या बात है कि जो 9-10% यादव हैं और 19% मुसलमान हैं, वो आपका वोट तो हासिल कर लेंगे मगर आपको कोई हिस्सा नहीं देंगे? तो कोई फर्क नहीं है ना। आज आप देख लीजिए कि जातिवाद एक प्रिवेलेंट चीज है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बल्कि। इसीलिए आज 50% डीएम्स, एक हिंदी अखबार ने लिखा कि उनका ताल्लुक ठाकुर समाज से, ब्राह्मण समाज से है। अखिलेश के पीरियड में चले जाइए जब समाजवादी थी, तो आपको हर पुलिस स्टेशन में आपको यादव ऑफिसर मिलेगा। तो ये तो करते हैं ना जातिवाद। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आप ये कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जब हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? लेकिन कई लोग, अब ठीक है हिस्सेदारी की बात ठीक है, लेकिन कई लोग बोलेंगे कि आप एक तरह से हिंदुत्व की नकल कर रहे हैं। अगर हिंदुत्व केवल हिंदुओं के बारे में है तो आप भी काफी हद तक केवल मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। ना 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 ना, देखिए, हिंदुत्व जो है वो एक इंक्लूसिव नहीं बल्कि एक एक्सक्लूसिव चीज है। हिंदुत्व भारत के संविधान से टकराता है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जिसका प्रोपोनेंट सावरकर थे, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान और ईसाई और जो रूलिंग पार्टी से मुत्तफिक नहीं है, उनके लिए भारत एक होली लैंड और फादरलैंड नहीं है। ये मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानता था और मानता रहूंगा, मगर हिंदुत्व एक एक्सक्लूजन की पॉलिसी पे चलता है। हिंदुत्व मुसलमानों को और ईसाइयों को, दलितों को, आदिवासी को शक की निगाहों से देखता है। ये डॉक्यूमेंटेड राइटिंग्स हैं, चाहे वो सावरकर के हो या गोलवालकर की वी और नेशनहुड डिफाइंड हो। ये तो इसमें कोई डिनाई नहीं है। मगर मैं ये कहाँ कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आप सबको हिस्सा दीजिए ना। आप बताइए कार्तिकेय साहब, ये कैसे होगा कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट होंगे? हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का होगा। क्यों? ये आखिर क्या वजह है कि जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर आप बैंक्स नहीं खोलते, एटीएम नहीं खोलते? आप क्या मैंने कहा आपको? बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो वही लोग हैं जिनको हमने अपना मसीहा समझा, और वो तो रहबरी करने की जगह रहजनी कर गए। वैसे जी आपने बात की हिंदुत्व की, और आप कह रहे हैं हिंदुत्व एक्सक्लूड करती है, टकराती है हमारे देश के संविधान के मौलिक
जिसे आप वैल्यूज बोलते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज बोलते हैं। लेकिन अगर आप लड़ गए चुनाव उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटों पे, तो हिंदुत्व ही जीतेगा। फिर से सवाल करिए सर, आपका मैं कह सवाल रहा हूं थोड़ा कि मिस हो। अगर आप लड़ गए चुनाव उत्तर प्रदेश में और हिंदुत्व की जो आप बात करें, तो जीतेगा तो हिंदुत्व आपके लड़ने के बाद। नहीं देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। आप एक सीनियर सहाफी हैं, क्या चुनाव सिर्फ मैं ही लड़ रहा हूं? कांग्रेस नहीं लड़ रही है, बीएसपी नहीं लड़ रही है, समाजवादी नहीं लड़ रही है, बीजेपी के अलाइज नहीं लड़ रहे हैं। आखिर जब हम मुस्लिम एम्पावरमेंट की पॉलिटिकल हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो इस तरह का सवाल क्यों उठता है? ये सवाल क्यों नहीं उठता उन पार्टीज की तरफ से? उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि 2019 में 75% मुसलमानों ने समाजवादी बीएसपी को वोट दिया, 75% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया, उनका इख्तियार है। मगर ये क्यों नहीं कहा जाता सपा और बीएसपी से कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए हम हार गए, हमको यादव वोट नहीं मिला, हमको राजभर वोट नहीं मिला, हमको फुला कम्युनिटी का वोट नहीं मिला? आप ये तो नहीं कहेंगे ना। मगर आप जब मुसलमान अगर कोई कहता है कि भाई मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मैं दरी नहीं बिछाऊंगा, आप तो पूरे वेस्टर्न यूपी में समाजवादी ने मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। आप ये बात ही नहीं करते, मगर ये सवाल हमसे पूछा जाता है, ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाता कि भाई आपके 15 सीट पर आप लोग क्यों जीत पाए समाजवादी और बीएसपी? इसलिए जीत पाए क्योंकि सिर्फ मुसलमानों ने आपको वोट दिया था, बाकी का वोट तो नहीं मिला। अगर बाकी का वोट आपको मिलता तो जनाब मुलायम सिंह यादव की मेजॉरिटी कम नहीं होती। उनका तो स्ट्रांग होल्ड से वो यादवों का स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन वहां पर उनकी मेजॉरिटी कम। ओवैसी जी, बात चाहे कुछ भी हो, अंततोगत्ता इस पॉलिटिक्स से जीतेगी तो बीजेपी ही। नहीं देखिए, क्या आप प्लीज इस तरह का सवाल कर रहे हैं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि 306 बीजेपी के जीते, मैं तो 3 पार्लियामेंट की सीट लड़ा ना। मैंने हैदराबाद में बीजेपी को जनता ने हराया, औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के एमपी को औरंगाबाद की जनता ने इम्तियाज जलील को कामयाब किया। हम लोग किशनगंज लड़े, हम तीसरे नंबर पर 3 लाख वोट हासिल किए, वहां पे कांग्रेस जीती। भाई भारत की पार्लियामेंट में 542 अगर सीट्स हैं, मैं 3 लड़ रहा हूं और 306 से ज्यादा बीजेपी जीतती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्यों नहीं सेक्युलर पार्टीज कहते कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला? वो क्यों नहीं मानते कि 2019 में बीजेपी को 44% हिंदू वोट मिला? आखिर जबान क्यों बंद हो जाती है ये बात कहने से उनकी? और यही तो हम कह रहे हैं कि आप शर्मा क्यों जाते हैं? आप अपनी जबान को गूंगे क्यों हो जाते हैं? खुलकर कहिए ना आप। मेरे लड़ने से बीजेपी नहीं जीत रही है, आपकी नाहेली की वजह से, आपके आइडियोलॉजिकल जो आपने कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, आप लड़ रहे हैं। भाई गुजरात में 84 से अब तक एक मुसलमान एमपी कामयाब नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है उसका? बताइए आप। योगी आदित्यनाथ भी तो यही कह रहे हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है, इसमें तो सेक्युलरिज्म हार जाएगा। नहीं, 80 और 20 ये तो जबान तो मैं अपने बचपने से सुन रहा हूं ना। आप लोगों को शायद आप सुनाई दे रहा है, हमने तो बचपन से हम सुन रहे हैं। हम तो बड़े हुए इस तरह की गलाजत को, इस तरह की जहरीली गुफ्तगू को सुनते हुए। तो हमारे लिए को तो कोई नई बात नहीं है। अगर बीजेपी को रोकना है तो किसको रोकना है? मैं सेकुलरिज्म का कूली बनने तैयार नहीं हूं। सिर्फ मैं अकेले बीजेपी से लड़कर मरने तैयार नहीं हूं। हम सबको बोझ उठाना पड़ेगा, और जब सब बोझ उठाएंगे तो सबको इज्जत देना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि हम दरी बिछाएंगे, हम स्टेज बनाएंगे और एक बैंड बाजा की पार्टी की तरह दूल्हे की बारात को लेकर जाएंगे और हम बाहर ठहर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना। यही तो हम कह रहे हैं। जब ये बात मैं करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि ये सच्चाई है। मैं जितने इश्यूज को यहां पर आपके प्रोग्राम में उठा रहा हूं, जवाब दीजिए इनका। पॉलिटिकल जो अपने आप को सेकुलर पार्टीज कहते हैं, जवाब दीजिए, बताइए। आप मुझे दलाइल देकर मेरी बात को गलत साबित करिए। आप नहीं साबित कर सकेंगे, क्योंकि सच्चाई पुकार पुकार कर इनको चुभ रही है, इनको परेशान कर रही है। आप एक बात सुनिए कार्तिकेय साहब, एक लीडर है इमरान, उसको अखिलेश अपने घर पर बुलाते हैं। हमारी पार्टी के नहीं है ना, हमारी पार्टी में आएंगे वो। आप अपने घर में उसको और एक एमएलए को बुलाकर फोटो लेकर 2-2 मर्तबा उनसे मिलते हैं और आप उनको धोखा देते हैं। कहीं का उनको नहीं रखते। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? यही तो कह रहा हूं कि वेस्टर्न यूपी से एक तरीके से समाजवादी और उनके अलाइज
तमाम मुस्लिम जो जो पहचान है उसको कमजोर करने की कोशिश करें। हम ये होने नहीं देंगे हमारी पार्टी। असदुद्दीन जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं पर आपने पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ा, क्यों? नहीं, पश्चिम बंगाल तो हम लड़े, 6 सीट पर लड़े, सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंड करने के लिए हम लड़े और हमको कामयाबी नहीं मिली। अब जब दोबारा चुनाव होगा 4 साल 4.5 साल के बाद, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी इंशाल्लाह हम बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे जिस तरह उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। तो हम बिल्कुल लड़े, मगर लड़ना तो मेरा इख्तियार है ना। ये कौन सी पाबंदी है कि लड़ना नहीं है? तो क्या करें? अल्पसंख्यक समाज क्या करे? खामोश बैठा रहे, गूंगा बन जाए और कुछ ना बोले और बर्बादी और एक्सप्लॉयटेशन को अपना मुकद्दर समझ ले? नहीं, मैं इंसान हूं, मैं कैसे इनजस्टिस को, नाइंसाफी को बर्दाश्त करूंगा? मैं उठूंगा, मैं अपनी आवाज उठाऊंगा, मैं चीखूंगा, पुकारूंगा, अपने हक के लिए लड़ूंगा। यही तो हरकत अगर आप करेंगे तो ये आपकी जिंदगी का सबूत है। वरना अगर आप स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप में और कोई मुर्दा में फर्क ही नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, कितनी सीट पे आप यूपी में चुनाव लड़ेंगे और क्या उत्तराखंड में भी आपके कैंडिडेट्स होंगे? अब उत्तराखंड के हमारे डॉक्टर नैयर साहब का बड़ा इसरार है कि वो 3-4 सीट पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। हमारी उनसे गुफ्तगू हो रही है, मगर वो बहुत ज्यादा इसरार कर रहे हैं, कन्विंस्ड हैं कि सर हमको एक बार लड़ना चाहिए वहां पर, और ताकि हमारी पार्टी खड़ी हो जाए और हम लोग अच्छे कैंडिडेट भी वो कह रहे हैं उनके पास है। अनकरीब में मेरी उनसे गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, तो मैं सही तरीके से आपको इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट पे लड़ेंगे आप? जी, उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश तो लड़ेंगे जरूर। 100 सीट पर शौकत साहब हमारे प्रेसिडेंट ने इस बात का फैसला लिया और ऐलान किया, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कि MIM पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 100 सीट लड़ने की तैयारी कर रही है और उस सिलसिले में पूरी तैयारी हो रही है और मैं मुतमईन हूँ, अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं सब लोग। तो मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से हमको वोट देकर कामयाब करेगी। एक चीज बताइए, आप 100 सीट पे लड़ रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी अखिलेश यादव को सरकार बनाने में आपकी, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? नहीं, अखिलेश यादव तो ऐलान कर चुके हैं कि कृष्ण भगवान उनके ख्वाब में आ गए और उनसे कह दिया कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वो तो 400 सीट जीतने का दावा कर चुके हैं सर वो। तो उनको क्या जरूरत है हमारी? उनको तो ना अभी जरूरत है ना बाद में जरूरत पड़ेगी, वो तो दावा कर चुके हैं। वो तो ख्वाबों की दुनिया के मालिक। अरे कहाँ पड़ेगी? ख्वाब में जो देख चुके हैं हकीकत को, तो अब क्या बताएंगे हकीकी दुनिया को और ख्वाब को? वो ख्वाब की दुनिया में भरोसा करते हैं, तो उनको मुबारक हो। मैं हकीकत पसंद हूं, मैं एक रियलिस्ट हूं, तो इसीलिए हम हकीकत पसंदी की बात कर रहे हैं। तो आप ये वो तो आसमान पर उड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ख्वाब देख रहे हैं, सपने में मुख्यमंत्री बन गए हैं? अकेले हाँ, उन्होंने कह दिया ना कि मेरे ख्वाब में कृष्ण आए थे और उन्होंने मुझसे कह दिया। तो अब क्या करेंगे? इस पर कौन, बिलीफ के ऊपर कौन बात करेगा? उनका बिलीफ है, ठीक है, अब मुबारक हो उनको। असदुद्दीन जी, एक चीज बताइए, जब भी इस देश में रीजनल पार्टीज होती हैं, सवाल मैं सोच रहा था शुरू में आपसे पूछूं, लेकिन कई सारे मुद्दे आ गए और कई सारे बचे भी हुए हैं, मैं पूछ ही लेता हूं। जब भी कोई राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देखता है, उसकी एक राष्ट्रीय विचारधारा होती है। जैसे जनसंघ बनी तो उसकी एक राष्ट्रीय विचारधारा थी, उसका विलय हुआ, बीजेपी बनी, बीजेपी की राष्ट्रीय विचारधारा थी। स्वतंत्र पार्टी की थी, फेल हो गई, गायब हो गई 1970 में। कांग्रेस की राष्ट्रीय विचारधारा थी। जिन क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय विचारधारा नहीं होती, वो कभी भी राष्ट्रीय पार्टियां सही मायने में नहीं बन पाती। आपकी क्या राष्ट्रीय विचारधारा है? क्योंकि आप चुनाव तो हर जगह लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। आपने बोला कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में आप लोगों ने खाता खोला है, बिहार में है, आपने कैंडिडेट्स वेस्ट बंगाल में दिए हैं, खुद तेलंगाना में है। आपकी विचारधारा क्या है? देश की राष्ट्रीय विचारधारा क्या है? देखिए, ये एक सवाल जो है अक्सर ये दोनों नेशनल पार्टीज करते हैं कि रीजनल पार्टीज के राष्ट्रीय विचारधारा नहीं होती। बकवास है। नहीं, मैंने नहीं बोला राष्ट्रीय विचारधारा नहीं होती। नहीं, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला आपकी विचारधारा क्या है?
आपने जो सवाल किया, अक्सर ये क्रिटिसिज्म दोनों नेशनल पार्टीज करते हैं, मगर ये बिल्कुल इसमें दम नहीं है, ये फेयर कमेंट नहीं है, बल्कि ये तो ये बताना चाह रहे हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं और दूसरे पार्टीज नेशनलिस्ट नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो रीजनल हो, नेशनल हो, इलेक्शन कमीशन उसको रजिस्टर उसी वक्त करता है जब वो भारत के संविधान को मानते हैं, जब वो भारत के संविधान को सुप्रीम समझते हैं। जब सुप्रीम भारत के संविधान को हम समझते हैं तो फिर यही तो राष्ट्रीय हमारी सोच है। भारत का संविधान तो सबके लिए है ना। ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकती कि मैं नेशनल पार्टी हूं इसलिए मेरा नेशनल इंटरेस्ट दूसरों से अच्छा है। ये कैसे हो सकता है भाई? जब मैं भारत के संविधान के तहत मेरा पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, हमारे एमएलए एमपीज जीतते हैं और हम अल्लाह के नाम पर भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, तो संविधान तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। तो संविधान को प्रोटेक्ट करना, संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको रियलाइज करना, भारत के संविधान में जो अंबेडकर का बना हुआ जिसमें प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात रखी गई, उसको हासिल करना, यही तो हमारी सबका मकसद होना चाहिए। यही तो हमारे बुजुर्गों ने जो इस देश को आजाद कराया और संविधान बना, यही तो हमको ये टूल्स दिए कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको हासिल करो, इसको मजबूत करो। तो यही तो काम सब पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, मगर ये एक मोनोपोली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है दो नेशनल पार्टी की तरफ से कि नहीं नहीं रीजनल पार्टीज हो, उनको उनकी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं होती। बकवास है। देखिए देश बदल चुका है। तो आप बताइए ना आपकी नेशनल पॉलिसी क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला आपकी नेशनल पॉलिसी नहीं है, मैंने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या है पॉलिसी। मेरा तो सवाल ये है। मेरी नेशनल पॉलिसी भारत का संविधान को प्रोटेक्ट करना है, वो सबसे बड़ी चीज है। आज भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज मेजॉरिटेरिज्म के नाम पर भारत के संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, बेसिक स्ट्रक्चर को कमजोर किया जा रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। और आखिर में मैं बातचीत फिर उत्तर प्रदेश पे लाता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो सपोर्ट करेंगे आप अखिलेश यादव का? नहीं, मैं ये कैसे बताऊं आपको कि 10 मार्च को ही पता चलेगा। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। पहली हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हो। उत्तर प्रदेश की जनता से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने वोट से उनको कामयाब करिए, अपने दुआओं से, मोहब्बतों से। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा फैसला देती है तो फिर 10 मार्च को हमको ये बात को तय करना पड़ेगा। मगर अभी तो हमको उसकी फिक्र नहीं है ना। हमारे दिमाग के किसी हिस्से में बात चल रही है। सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि इस चुनाव को हमारे पार्टी कैंडिडेट्स को कैसे जिताया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को सियासत में उनका हिस्सा मिले, उनकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। असदुद्दीन जी, आप इस 100 सीट के ऐलान से पहले कई छोटे दलों से बात कर रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे अखिलेश यादव के साथ चले गए। अगर अखिलेश आपको मनाएं तो आप जाएंगे? आपसे बात करें तो आप जाएंगे? नहीं, अभी तो देखिए कैंडिडेट्स के लिस्ट का ऐलान हो चुका है, हमारी भी और दूसरे पार्टीज की भी। तो इस सवाल का जवाब देने का वक्त ही नहीं है, मैंने कोई है ही नहीं अभी। तो उस पर मैंने जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इनफ्रक्चुअस हो चुका है ये सवाल अभी पूछना। इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं हकीकत से। पोस्टपोन अब अभी नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो तो बाद की बात है ना, वो तो बाद में पता चलेगा। मगर जब मीडिया के जिम्मेदारों ने मुझसे सवाल किया था कि आप अलायंस क्यों नहीं करते, तो हमने कहा कि हम तैयार हैं बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर। देखिए बिहार में भी जब चुनाव हो रहे थे, मैंने खुद कोशिश की थी आरजेडी के 2 एमपी से जाकर, बड़ी बेशर्मी से, बेगर्ती से मैं जाकर उनसे मिला, मगर वो तैयार नहीं थे अलायंस के लिए। अख्तर ईमान हमारे स्टेट प्रेसिडेंट पटना जाकर आरजेडी के जिम्मेदारों से मिले, उन्होंने इनकार कर दिया। तो हम कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में आ गए और वो अलायंस में हम लड़े। 19 में से हम 5 सीट पर कामयाबी हमको उत्तर बिहार की जनता ने, सीमांचल की जनता को अल्लाह अच्छा रखे, उन्होंने हमको कामयाब किया। लेकिन आपको कभी नहीं लगा कि आप अखिलेश से बात करें? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, यूपी से जुड़ा हुआ है। पहला मैंने हल्के से आपसे पूछा था क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद सपा जीत नहीं सकते। नहीं, जीत नहीं सकते।
देखिए, मैं इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूं? मैं किसी को जिताने के लिए तो नहीं लड़ रहा हूं ना मैं किसी को हराने के लिए। मैं अपनी अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए, अपने पार्टी के प्रत्याशी के कामयाबी के लिए मेहनत करूंगा और करता रहूंगा। तो ये सवाल गलत है कि फिर उनसे पूछिए, क्या वो हमको नहीं हराएंगे? आप बीएसपी से पूछिए, बीजेपी से पूछिए। तो ये तो इलेक्शन है ना। ये तो जमहूरियत में तो जनता को इख्तियार है कि किसको वोट दे ना दे। मगर ये बड़ा ही जो एक प्रोटेक्शनिज्म का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं डेलिबरेटली, कि जैसा ही मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होती है, सबको लगता है कि नहीं 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 आप मत करिए वरना बीजेपी को फायदा। अरे बीजेपी को फायदा आपकी वजह से हो रहा है। आपने जो आइडियोलॉजिकल सुसाइड आप लोग कर चुके हैं उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। आप बीजेपी से कहां मुकाबला कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रहे हैं। अब तो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि एक्चुअल हिंदुत्व ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अब कोई मुड़कर देखा नहीं जाएगा किसी भी तरह के बातचीत के रास्ते को, यानी चुनाव आप 100 सीट पे ही लड़ेंगे और बाद में देखा जाएगा जो होगा। एक टाइम होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। अब जब वो वक्त निकल गया, तो वक्त जब निकल जाता है तो जैसे तीर कमान से निकल जाता है, गुजरा वक्त तो वापस नहीं आ सकता ना कार्तिकेय साहब। नहीं, बात सही है। मैं तो ये तो कह रहा था कि दूसरा तीर भी तो चल सकता है। बात सही है, वो तीर चल गया, पर कमान में तो आपके एक तीर नहीं है ना असदुद्दीन जी, आपके कमान में तो बहुत सारे तीर हैं। नहीं, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे समाजवादी हो या बीएसपी हो, उन्होंने कह दिया कि हम मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जो एमआईएम कर रही है हम उस ताल्लुक से नहीं बात करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो उनका इख्तियार है। मगर उन्होंने मैसेजिंग तो कर दिया ना, उन्होंने मैसेज तो कर दिया, उन्होंने पैगाम दे दिया उत्तर प्रदेश के 19% अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को कि उनका इस्तेमाल सिर्फ दरी बिछाना है और वोट डालना है एटीएम का, और हम तुम्हारे आका हैं। वो बराबरी की बात नहीं करेंगे। वो ये समझते हैं कि हम तुमको टुकड़े डालेंगे एक कुर्सी पर बैठकर, और उन टुकड़ों पर आप अपनी जिंदगी गुजारो। आप मेरे मास्टर नहीं है, आप मेरे आका नहीं है। मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगा और अपना हिस्सा लूंगा। आपके फेंके हुए टुकड़ों पर हम क्यों जिंदगी गुजारेंगे? हमको हक चाहिए। जैसा दूसरे समाज को आप बाजू बिठाकर उनको उनका हिस्सा देने की बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वक्त आएगा जब मुस्लिम समाज भी अपने हिस्से की लड़ाई अपने हिस्सा लेगा। आखिरी सवाल कर रहा हूं, इसी पे मैं इंटरव्यू खत्म करूंगा क्योंकि आप बार बार हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट हैं। अगर आपको कभी हिस्सेदारी मिली, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में यूपी में लेंगे, पहली चीज ये। और दूसरी, जो आप हिस्सेदारी की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता इससे समाज में डिवाइड और बढ़ जाएगा? हिस्सेदारी के नाम पर समाज में डिवाइड और बढ़ जाएगा? देखिए, जब मौर्य अपने मौर्य समाज की बात कर रहे हैं तो नहीं टूट रहा है। जब सैनी अपने सैनी समाज की बात कर रहे हैं तो समाज नहीं टूट रहा है। जब जाटव बहन जी को अपना नेता बोल रहा है तो समाज नहीं टूटता है। जब कुर्मी अपनी बात कर रहा है तो समाज नहीं टूटता है। जब ठाकुर अपनी बात करता है समाज नहीं टूटता है। जब बनिया कम्युनिटी के लोग, जब ब्राह्मण समाज के लोग, जब राजभर समाज के लोग, जितने समाज के लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो समाज, बल्कि वो ये इसलिए कह रहे हैं कि समाज को मजबूत करना है। और सबसे अफसोसनाक और खतरनाक बात ये की जा रही है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान जब यही बात करता है तो कहा जाता है कि समाज टूट जाएगा। अरे भाई, जब वो लोग अपने समाज की बात कर रहे हैं तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा अपने समाज की? क्या मैं समाज का हिस्सा नहीं हूं? क्या मैं इन तमाम सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूं कि मुझे मेरी बात की जाए, मेरी तकलीफ का भी जिक्र हो, मेरे मुश्किलात का जिक्र हो, मुझे इंसाफ मिले, मुझे हिस्सा मिले? जब वो समाज कर रहे हैं और खुद बीजेपी कहती है कि देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओबीसी का नेता है, आप बताइए, आप फैसला करिए, क्या इससे समाज कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है? तो यही हम कह रहे हैं कि जब आप ये बात करके अपने समाज को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज से ये भीख मांग रहा हूं मैं कि देखो इन समाज के नेताओं को कि कैसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोग उठिए, गफलत से उठिए।
आप सो रहे हैं, उठिए और अपने हक की, अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए और एमआईएम का साथ दीजिए। और आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, दूसरे का दे दिया। अगर वो हिस्सेदारी मिलेगी आपको यूपी में तो लेंगे आप वो? कार्तिकेय साहब, मेरे जिंदगी का मकसद कोई मंत्री या संतरी बनना नहीं है। अगर अल्लाह मुझे मेरी मौत से पहले मुसलमानों को, भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और मजबूत कर देता है तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा मैंने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। यही मेरी लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई नहीं है, हिस्सेदारी की लड़ाई है हमारी। मेरा मकसद कोई मंत्री बनाना या मंत्री बनना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि अल्ताफ की तरह बच्चों की मौत ना हो। मेरा मकसद यह है कि 5% मुसलमान की जो नौकरी है उत्तर प्रदेश में वो कम से कम 10-12% तक जाए। मेरा मकसद यह है कि मुसलमान बच्चे ड्रॉप आउट रेट उसका कम हो। ये हमारी लड़ाई है। ये सत्ता की लड़ाई में, इन भूल भुलैयों में हम अपने गुलामी को कबूल कर चुके हैं नेताओं की। अब हम गुलामी नहीं, अब अपनी हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए असदुद्दीन जी, मैं आपको सवाल में उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। पहली चीज समझिए, मैं ये पूछ रहा हूं इसलिए आपसे बार बार कि जब तक आप सत्ता में हिस्सेदारी नहीं लेंगे तब तक जो ये आप बात कर रहे हैं कि 1% से 5%, 5% से 13%, पुलिस में भर्ती, सरकारी नौकरियों में भर्ती, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा, मंत्री ज़्यादा, ये सब आप ही ने बोला। उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान हो, ज़्यादा उन लोगों को टिकट मिले, एम्पावरमेंट हो, एजुकेशन हो, ये बिना पावर शेयरिंग के कैसे होगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं आपको आपके सवाल को जवाब में आपको समझाने के लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देता हूं। तेलंगाना में हमारे 7 एमएलएज हैं। हम क्या पावर में हैं? आज तेलंगाना में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां क्लास 6 से क्लास 12 में फ्री में गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती हैं। हम क्या मंत्री बन गए थे उसके लिए? हमने ये किया ना, हमने हासिल किया। 4% रिजर्वेशन तेलंगाना और आंध्रा में मुसलमानों को मिलता है, किसी हद तक उससे फायदा होता है। यही तो हम कह रहे हैं कि हर चीज को सत्ता से जोड़ना नहीं, हर चीज को इंसाफ से जोड़ना जरूरी है। यही तो होता है कि जो कोई जीत जाता है उसका मकसद क्या होता है कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा कि मंत्री नहीं, हम लड़ेंगे अपने समाज के इंसाफ के लिए जिस तरह दीगर समाज के लोग लड़ रहे हैं और एक इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस हमने किया है तेलंगाना में, हमने तमाम चीजों को कायम किया है वहां पर। कौन सा हम लोग मंत्री बने? अगर सब चीज की लड़ाई सिर्फ सेल्फ के ऊपर है कि मैं और मैं और मैं, बस ये हमारी मैंपन नहीं। हम कह रहे हैं कि भाई आपको क्या मिलेगा, आप नेता बनेंगे तो कैसे आपके समाज को फायदा पहुंचेगा, ये हमको सीखना है। जो हमारे दूसरे समाज के लोगों ने कैसे हासिल किया, कैसे इज्जत को हासिल किया, यही बात हम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को समझा रहे हैं। अगर कोई आप किसी से भी मिला, आप ऑफ द रिकॉर्ड आप कई मुस्लिम नेताओं से बात करते उत्तर प्रदेश के, वो जरूर कहेगा कार्तिकेय साहब आपको कि भाई अगर मैं जीत गया तो मंत्री बन जाऊंगा। ये ओवैसी की राजनीति नहीं है। मंत्री बनना मकसद नहीं है। उसको उस रोड पर जो गरीब मुसलमान पिट रहा है उसको इज्जत मिले, उसको इंसाफ मिले, ये हमारा मकसद है। लेकिन ओवैसी जी, मैं आपसे इसलिए बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब आप एक कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल वैसे ही हो जाती है जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। एक समाज, एक धर्म, एक कुनबा, सबकी बात नहीं होती उसमें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों से उनको एलर्जी है, वो तो टिकट भी नहीं देंगे, तो टिकट भी नहीं देते। उनकी आइडियोलॉजी में, हिंदुत्व आइडियोलॉजी में ना मुसलमान आता है, ना आदिवासी आता है, ना ईसाई आता है, ना माइनॉरिटीज आते हैं। वो तो सुनिए मैं आपको बार बार उसी तरफ लेकर जा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। मगर मैं एक्सक्लूजन की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी इतनी गुफ्तगू में मैंने किसी मजहब के खिलाफ कोई बात कही, बल्कि मैं तो उनकी इस सामाजिक न्याय की लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है और अपने समाज का फायदा उठाया है, यही तो बात हम मुसलमानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे फारूक अब्दुल्ला के साथ शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बोला जाता था, आपको याद होगा एक जमाने में। उस पार्टी का नाम बदल के उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, एक नेशनल कैरेक्टर दिया। मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार, मैं आपको सवालों में नहीं पहुंचा रहा हूं, फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं स्पष्ट सीधे सवाल पूछ रहा हूं। तभी मैंने आपसे इंटरव्यू के बीच में बोला था मुझे बताइए राष्ट्रीय विचारधारा क्या है। आपको नहीं लगता जो AIMIM है
उसको भी अपना नाम बदल लेना चाहिए, उसमें सिर्फ मुस्लिम क्यों रहे, उसे भी वैसे ही करिए जैसे शेख अब्दुल्ला साहब ने किया था, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, जबकि वो मुस्लिम प्रधान राज्य था, मुस्लिम प्रधान राज्य था और उसका मर्जर नहीं हुआ था, 370 के अरेंजमेंट के थ्रू हिंदुस्तान का हिस्सा बना था। आपने कभी नहीं सोचा, अगर आपके नेशनल एस्पिरेशन है असदुद्दीन जी, और अगर आपके एम्पावरमेंट और जो शब्द इस्तेमाल आपने किया हिस्सेदारी का है, आपको नहीं लगता कि वो नेशनल सेंटिमेंट आप अपने पार्टी के नाम में बदल कर सकते हैं? सबसे पहली आपके सवाल का जवाब यह है कि मैंने आपको इस सवाल, आपने पहले भी सवाल किया था कि इलेक्शन कमीशन में मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है और वही पार्टी रजिस्टर होती है जो भारत के संविधान को मानती है। दूसरी बात यह है कि शिवसेना, AIADMK, DMK, तेलुगु देशम, TRS, TMC, एक लंबी फेहरिस्त है सर नामों की। और जहां तक मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब का सवाल है, सर मैं जितना कम कहूं इन लोगों के बारे में वो बेहतर होगा, जितना कम कहूं वो बेहतर होगा। आज कश्मीरी अगर परेशान है, आज अगर कश्मीरी पिस रहा है, कौन जिम्मेदार है उसका? यही लोग तो जिम्मेदार हैं, यही लोग तो जिम्मेदार है ना, जो इन्होंने धोखा दिया कश्मीरियों को। और आज जो शायर ने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। मैं इन चीजों, मैं तारीख का स्टूडेंट हूं, मैंने भी आतिश चिनार पढ़ी शेख अब्दुल्ला साहब की। जब मैं 13 साल की उम्र का था, अपने वालिद के बुक शेल्फ में से निकाल कर पढ़ा मैंने आतिश चिनार। मैं जानता हूं सब चीजों को। आज क्या हुआ? आज शेख अब्दुल्ला का पोता कितने महीने जेल में था, आज वही कश्मीरी कितने महीने उनको इंटरनेट उनसे बंद रखा गया। क्या हो रहा है फिर? तो ये मिसाल देना गलत है। मेरी पार्टी का जो नाम है वो है, मगर काम के जरिए से और भारत के संविधान के लिए, भारत के संविधान को मजबूत बनाने के लिए, और भारत के संविधान में हर समाज को उसका हिस्सा मिलने की गारंटी दी गई है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कश्मीर में लड़ेंगे चुनाव? कश्मीर में लड़ेंगे चुनाव मौका मिला तो? सर आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए, आवाज बिल्कुल नहीं। अगर मौका मिला तो कश्मीर में लड़ेंगे चुनाव, उम्मीदवार वहां भी उतारेंगे? अब फिर से पूछिए कार्तिक साहब, आवाज आपकी मिस हो रही है। कश्मीर में उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं, कभी नहीं। क्यों? कभी नहीं। कश्मीर में इसलिए कि मेरा मानना यह है कि कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के इंसाफ के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम की मसाइल को उठाने के लिए इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं है। कोई मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, हमारी पार्टी कोई फैसला नहीं ली है। मगर जहां तक जम्मू कश्मीर और खास तौर से कश्मीर के लोगों से जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं ना। आपने क्या किया, देख लिया आपने कि 370 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। वो 370 को रिवोक करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है वो। चलिए, बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन आपने एक सवाल पे चुप्पी साध रखी है और उसी पे मैं खत्म करूंगा। मौका मिला तो हाथ मिलाएंगे अखिलेश यादव से? चौथी बार पूछ रहा हूं। 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा सर। यानी ओपन है मामला, ओपन है मामला, ओपन है। 10 मार्च को सारी दुनिया को पता चल जाएगा। ये तो उत्तर प्रदेश जनता तय करेगी, ओवैसी नहीं तय करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी, नेशनल प्रेसिडेंट AIMIM के। मना नहीं किया उन्होंने अखिलेश यादव वाले प्रश्न पे, बोला कि 10 तारीख को पता चलेगा। तो ये था हमारा स्पेशल इंटरव्यू असदुद्दीन ओवैसी के साथ। तमाम चीज़ों पे बात की, लेकिन मोटी बात यह है कि जो सवाल हम बार बार पूछ रहे थे अखिलेश यादव वाला, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी हाँ और ना के बीच में बात है, लेकिन ना बिल्कुल उस पर नहीं है। तो आप ये देख रहे थे हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।